19 जनवरी 1996 चाइना के नानजिंग शहर में एक सफाई कर्मचारी देर रात सड़कों पर ओवरटाइम काम कर रहा था। उसका काम फुटपाथ को साफ कर कचरा इकट्ठा करना ताकि वह ढेर ना हो जाए। और तभी उसने कुछ देखा। सिंचेकोउ में हुआचाओ रोड के पास फेंका हुआ एक हैंडबैग, जिसे देख वो सोचता है कि कोई यूं ही इस बैग को ऐसे क्यों छोड़ेगा। मन में ढेरों सवाल लिए हुए उसने बैग खोला तो अंदर उसे साफ सुथरे कटे हुए मीट के टुकड़े मिले, जो पहले से ही हल्के पके हुए थे, जिससे उससे लगा कि यह पोर्क यानी सुअर का मीट है और शायद गलती से किसी ने गिरा दिया होगा। और उस रात ठंड बहुत जोरों की थी, इसलिए उसने बैग को घर ले गया, यह सोचकर कि वह उस रात खुद को गर्म रखने के लिए स्टू बनाएगा। घर पर उसने सब कुछ तैयार किया और मीट के टुकड़े को एक एक करके धोने लगा। लेकिन जब उसने कंटेनर में एक और टुकड़े के लिए हाथ डाला तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। जब वह उसे बाहर निकाला तो वो एक इंसानी उंगली थी। देर रात यह देख उसके पैरों तले जमी खिसक गई। लेकिन जब उसने खुद को दोबारा देखने पर मजबूर किया तो इस बार वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 इंसानी उंगलियां थीं। एक और सेकंड देर किए बिना उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पहले तो पुलिस को लगा कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन ऑफिसर्स को अंदाजा नहीं था कि जिस कॉल को वो एक मजाक समझ रहे थे वही एक ऐसे केस की परत दर परत खोलने वाली थी जो चाइना के वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग अनसॉल्व्ड केसेस में से एक बनने वाला था। जब ऑफिसर्स ने उंगलियों को खुद देखा तो उन्हें यकीन हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। और घंटों तक फोरेंसिक एनालिसिस के बाद यह पता चला कि यह कोई मीट नहीं बल्कि ह्यूमन रिमेन्स यानी शरीर के टुकड़े हैं। बॉडी के टुकड़े सड़क के किनारे नानजिंग यूनिवर्सिटी के पास मिले थे, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी थी कि बाकी बचे बॉडी पार्ट्स भी यूनिवर्सिटी के पास ही हो। मामला को सीरियसली लेते हुए पुलिस ने जब सर्च शुरू की तो नानजिंग यूनिवर्सिटी के पास टोटल 8 जगहों से प्लास्टिक बैग में बॉडी के टुकड़े मिले। और फिर अगले दिन ही उन्हें एक और प्लास्टिक का बैग मिला जिसके अंदर पका हुआ एक ह्यूमन स्कल और बॉडी के टुकड़े थे। 10 दिनों बाद पुलिस को विक्टिम के कपड़े मिले। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि विक्टिम की पहचान करना, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला था जो विक्टिम की पहचान तक ले जाए। और उस समय डीएनए डेटाबेस मौजूद नहीं थे, लेकिन मसल टिश्यू, हेयर सैंपल और कपड़ों से इन्वेस्टिगेटर्स ने कंफर्म किया कि यह एक फीमेल की बॉडी के टुकड़े हैं। इसलिए उन्होंने हाल ही में मिसिंग हुए फीमेल के परिवार वालों से कांटेक्ट करना शुरू किया और आखिरकार एक नाम सामने आया, दियाओ आइछिंग, जो हाल ही में मिसिंग हुई थी। और उसके दाई गाल पर एक छोटा सा तिल था और यही तिल पुलिस को मिले स्कल के दाई गाल पर मौजूद तिल से मैच कर गया। तो दियाओ आइछिंग कौन थी और उसे यूं ही मर्डर कर उसके बॉडी को सुअर के मीट की तरह क्यों और किसने पकाया? मार्च 1976 चंग्यान डिस्ट्रिक्ट के संगाओ विलेज में एक गरीब परिवार में जन्मी दियाओ आइछिंग का बचपन आम बच्चों की तरह ना तो नॉर्मल था और ना ही आसान, क्योंकि वो 2 बहनों में सबसे छोटी थी और हालात इतने खराब थे कि उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। गरीबी इतनी कि दियाओ की बड़ी बहन दियाओ आए हुआ को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी ताकि वो काम करके दियाओ की पढ़ाई का खर्च उठा सके। बचपन से होनहार दियाओ का एक ही सपना था कि वो कैसे भी करके इस गरीबी की दलदल से बाहर निकलकर अपने परिवार को एक नई जिंदगी दे, जिसे पूरा करने के लिए उसने काफ़ी एफर्ट्स की और फाइनली नानजिंग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई। अक्टूबर 1995 दियाओ नानजिंग यूनिवर्सिटी में एनरोल हो चुकी थी और उसके परिवार से जितना बन सके उतना सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले उसके दादा की मौत और बड़ी बहन की शादी जैसे बड़े फैमिली इवेंट्स तक को उससे छिपा कर रखा था ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर सके। 10 जनवरी की शाम करीब 5 बजे दियाओ को गुलोउ कैंपस से बाहर जाते हुए उसके क्लासमेट्स ने देखा और यही वह टाइम था जब किसी ने उसे आखिरी बार देखा था। उस दिन जाने से पहले उसकी रूममेट ने अपने कमरे में एक इंडक्शन कुकर पर खाना बनाया था जो डॉर्मेट्री रेगुलेशंस के अगेंस्ट था। क्योंकि ये उसकी रूम के अंदर हुआ था, इसलिए डॉर्म सुपरवाइजर ने दियाओ को भी आधे फाइन भरने को कहा। दियाओ समझाने की कोशिश तो की कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन स्टाफ ने कहा फाइन भरना ही होगा, जिसके बाद वह गुस्से में बाहर चली गई और फिर उस रात वापस नहीं लौटी। शुरुआत में उसके दोस्तों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि एग्जाम वीक चल रहा था और दियाओ अक्सर स्ट्रेस में खुद को कमरे में बंद कर कई दिनों तक पढ़ाई करती थी। वहीं दूसरी ओर उसकी रूममेट्स ने यह बात नोटिस की कि जाते जाते वो अपना बिस्तर साफ कर गई थी, जैसे जल्दी लौटने वाली हो। जब वह गई तो उसने रेड कोट पहना हुआ था। वह आखिरी बार था जब किसी ने दियाओ को जिंदा देखा, और जब वो नहीं लौटी तो उसके क्लासमेट्स और रूममेट्स ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट की। लेकिन जब रिपोर्ट की गई तो डॉर्म मैनेजमेंट ने उसके फैमिली को इन्फॉर्म करने के बजाय इसे उसके फ्रेंड और स्टाफ तक बात को छिपा कर रखी। 19 जनवरी को जब एक सफाई कर्मचारी को वो बैग मिला तो पुलिस ने उसके बॉडी के टोटल 2000 से ज़्यादा टुकड़े को रिकवर किए। जिस तरह से बॉडी को परफेक्टली काटा गया था उससे पुलिस को समझ आ चुका था कि ये कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। और इससे भी डिस्टर्बिंग बात यह थी कि बॉडी के कुछ पार्ट्स को कई दिनों तक पकाया गया था और उसके ऑर्गन्स हार्ट, लीवर और स्प्लीन गायब थे। उसके दाईं गाल पर एक छोटे से तिल से उसकी पहचान हुई। जब उसके परिवार को खबर मिली तो वे पूरी तरह तबाह हो गए। जिस दियाओ में उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें देखी थी वह अब इस दुनिया में नहीं थी। उसे ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था और सबसे शॉकिंग यह था कि उसका कातिल अभी भी वहाँ खुलेआम घूम रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स सबसे पहले दियाओ के करीबी लोगों की जांच की, क्लासमेट्स, टीचर्स, वो हर कोई जो यूनिवर्सिटी के आसपास रहते थे या फिर काम करते थे। और ये पॉसिबिलिटी थी कि ये वही कर सकता है जिसके रूम में स्टोव हो या वो अकेला रह रहा हो। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में हर एंगल से जांच करने पर भी कोई ऐसा नहीं मिला जो ये दो सस्पेक्ट प्रोफाइल में फिट बैठ सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी होगा, बट 90s के दौर में ऐसा नहीं था। पब्लिक सर्वेलेंस बहुत ही रेयर हुआ करता था। ज़्यादातर जगहों पर सीसीटीवी कैमरे होते ही नहीं थे। लेकिन कोई ऐसा एविडेंस ना मिलने पर नानजिंग पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जो दिन रात हर एक पॉसिबल लीड्स की जांच करती रही जो इस केस को आगे बढ़ा सके। लेकिन 3 महीने तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो इस केस को आगे बढ़ा सके, जिसके चलते टास्क फोर्स को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना पड़ा। दियाओ की फोटो यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली पोस्ट की गई और सबको यह प्रूव करना था कि वे उस रात कहाँ थे और क्या कर रहे थे जब दियाओ गायब हुई थी। स्टूडेंट्स, टीचर्स और दियाओ के फ्रेंड्स सबने प्रूव कर दिया कि वे उस रात वहाँ नहीं थे और सबके सबूत इतने क्लियर थे कि पुलिस ने उन्हें शक से बाहर कर दिया और कातिल फिर एक बार उनके हाथों से बच निकला। मीडिया ने इस केस की हर छोटी बड़ी बात पर रिपोर्टिंग की, यहाँ तक कि पुलिस इस केस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एक इनाम रखा और हर वो चीज़ पब्लिक कर दी गई जो कातिल ने पीछे छोड़ी थी। प्लास्टिक बैग्स, बॉडी के टुकड़े से भरा बैग और एक प्रिंटेड बेडशीट। लेकिन वक्त बीतता गया और एक भी सुराग सामने नहीं आया। वहीं दूसरी ओर केस को सॉल्व करने की ऑफिशियली डेडलाइन आई और चली गई, लेकिन केस सॉल्व नहीं हुआ। 19 जनवरी 2016 दियाओ आइचिंग मर्डर केस के 20 साल की प्रोसिक्यूशन पीरियड का आखिरी दिन था। यानी उस साल के आखिरी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ तो केस लीगली एक्सपायर हो जाएगा और कातिल खुलेआम घूम सकता है। भले ही वो अपना क्राइम कन्फेस कर ले, फिर भी उसे सजा नहीं दी जा सकती। और ये सुनते ही लोग भड़क उठे, जिसके चलते अगले दिन ही मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने वेइबो पर एक स्टेटमेंट पोस्ट किया कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब नहीं रुकेगी, चाहे जितना भी वक्त लगे। आज ऑलमोस्ट 30 साल बीत चुके हैं और ये केस चाइना के वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस में से एक बन चुका है।